अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 2 वादा कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का आपको पता है क्या होती है। डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म। कहता है कि जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है ना, वो बाइनरी फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। अब बाइनरी फॉर्म क्या है, यानी 0 और 1, इनको बाइनरी फॉर्म कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इट मीन्स दैट वेदर इट इज़ टेक्स्ट, पिक्चर, मूवी और सम एप्लीकेशन, इट इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones. All character on computer keyboard has an associated code in binary. This code is called ASCII code of the character. ASCII stand for American Standard Code Information Interchange. It is a de facto standard for representation of data inside computer memory. Table 2.5 presents the ASCII table which shows the ये सारा क्या लिखा है, इसको छोड़े मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है ना, वो 0 और 1 की ज़बान ही समझता है। यानी कोई भी चीज़ है उसने 0 1 में कन्वर्ट करनी है। 0 1 में पहले उसे कन्वर्ट करता है, फिर उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। अब हर एक हिस्से का एक ASCII कोड होता है, हमने डिफ़ाइन किया हुआ है ASCII कोड। ASCII क्या है, इंटरनेट ASCII से बनता है स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। अब ये टेबल चेक करें, इसमें ना ये देखें, ये ASCII कोड है 32, किसका, स्पेस का। जब हम एक स्पेस लिखते हैं ना कंप्यूटर में वो समझता है ये 32 लिखा है आपने, और 32 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, यानी 0 1 की फॉर्म में। वो आप जानते हैं कैसे करना है कि इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर स्टोर करता है। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर में लिखते हैं ना 65A लिखते हैं, तो वो समझता है ये हमने 65 लिखा है, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। यानी कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की ज़बान ही समझता है। ये सब के लिखे हुए हैं बाइनरी, ये ASCII कोड लिखे हुए हैं, ये आप याद कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे सारे आगे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और आगे ये एग्जांपल है उसने एक छोटी सी दी है कि जैसे कि हम अगर कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में क्या आएगा कि P ये करैक्टर है, इसका ASCII कोड होता है 80। उस टेबल में आप देख सकते हैं। तो 80 को हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें, वो बनेगा 101000। यानी जब हम कंप्यूटर में पाकिस्तान लिखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे बाइनरी स्टोर करता है वो मेमोरी ऐसे। तो हमें ऐसा नज़र आता है, ठीक है। ये करैक्टर है, ये उसका बाइनरी है, ये इसका ASCII है, और ये इसकी बाइनरी है। कंप्यूटर में ये स्टोर होता है, फिर वो इसमें कन्वर्ट करता है, और फिर इसमें कन्वर्ट करके हमें दिखा देता है, ठीक है। जैसे कि आपने N लिखा है, तो उसका जो ASCII कोड है वो 110 है। 110 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा। ये उसने एग्जांपल दी थी, ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं। इसका मॉडल क्या है वो मैंने आपको बता दिया पहले कि यानी कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में ही डाटा स्टोर करता है, वो चाहे कोई वीडियो हो, पिक्चर हो, कुछ भी, एनीथिंग जो आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। आगे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, स्टोरेज क्या होता है, यानी स्टोर करना, डिवाइस यानी वो आला जिसकी मदद जिसमें हम स्टोर करते हैं। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज़ कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। कहता है कोई भी आला जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, पोर्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो स्टोरेज डिवाइस ही होती है बेसिकली। इट कैन होल्ड और स्टोर इन्फॉर्मेशन बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंटली। ये हमेशा के लिए या कुछ अरसे के लिए ये मेमोरी डाटा स्टोर कर सकती है। इट कैन आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू कंप्यूटर। इंटरनल एक्सटर्नल क्या मुराद है, यानी जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है ना, उसे इंटरनल कहते हैं। जो बाहर भी हम लगाते हैं, जैसा कि USB हम लगा सकते हैं बाहर, वो एक्सटर्नल हो जाएगी। ऐसे ही एक्सटर्नल एक हार्ड डिस्क भी होती है। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज़ ए प्लग एंड प्ले डिवाइस, यानी उसको लगाएं और चल जाएगी। वी जस्ट प्लग इनटू सम पोर्ट वो जहाँ पर हम USB लगाते हैं उसको कहते हैं। एंड स्टार्ट यूजिंग विदाउट टर्निंग ऑफ कंप्यूटर, यानी हमें कंप्यूटर बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टू अटैच एनी इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क और रैम, वी नीड टू टर्न ऑफ कंप्यूटर। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स स्लॉट, जो अंदर होती हैं वो फिक्स होती हैं अंदर स्लॉटों में, वो ये कह रहा है। एग्जांपल क्या है इसकी, रैम है, हार्ड डिस्क है, CD है, फ्लैश ड्राइव है, ये सारी डाटा स्टोर करती हैं, इसलिए हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस में क्या फ़र्क है।
मेमोरी प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी रैम वो है मेमोरी जिसमें डाटा थोड़े अरसे के लिए ही लोड होता है जब तक हम उसे चलाते हैं। स्टोरेज क्या है, जिसमें डाटा हमेशा के लिए हम सेव करते हैं। यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, यानी ये आर्जी होती है, जब बिजली जाती है तो ये बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाता है डाटा इसमें। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, यानी कि बिजली बंद भी हो जाए तो इसमें डाटा हमारा महफूज रहता है। लेज़र इन साइज़, यानी इसका साइज़ कम होता है रैम का। जैसे आपको पता है आपकी मोबाइल में भी रैम होती है, उसका 1 GB 2 GB 4 GB, लेकिन जो हार्ड डिस्क यानी मेमोरी होती है मैम की दूसरी, वो होती है 16 GB 16 GB 32 GB 128 512 ऐसे करके, उसकी ज़्यादा होती है। हाई एक्सेसिंग स्पीड, यानी रैम की स्पीड ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है स्टोरेज डिवाइस की। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, इसे प्राइमरी में कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, इसे सेकेंडरी मेमोरी कहती है। मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी जो हमारी मेमोरी है उसके साइज़ कितने हैं, उनकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये हमें वो बताने लगा है। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी इज़ 0 और 1, इट इज़ कॉल्ड ए बिट। कहता है कि सबसे छोटा यूनिट 0 है या 1 है। आपको पता है कि कंप्यूटर 0 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, तो एक यूनिट वो 0 होगा या 1 होगा। तो एक 0 हो या 1 हो उसको हम एक बिट कहेंगे, ये सबसे छोटा यूनिट है। जब 8 बिट मिल जाती हैं तो उसे बाइट कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट। जब 1024 बाइट मिल जाएंगी ना उसके हम 1 किलो बाइट यानी 1 KB कहेंगे। जब 1024 जो किलो बाइट हैं वो मिल जाएंगी तो वो 1 MB यानी 1 मेगाबाइट बनेगी। जब 1024 मेगाबाइट मिल जाएंगे तो वो 1 गीगाबाइट यानी 1 GB बनेगी। जब 1024 GB मिल जाएंगी वो 1 TB बनेगी। जब 1024 TB मिल जाएंगी तो वो 1 PB बनेगी यानी पीटाबाइट बनेगी। ठीक है, ये मेमोरी के यूनिट्स हैं कंप्यूटर की दुनिया में। आगे देखते हैं हम। अब बुलियन आ गया। बुलियन, व्हाट इज़ बुलियन? बुलियन होता है या सही या गलत, यानी दो ही कंडीशनें होती हैं। ए प्रोपोजिशन इज सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, यानी एक सेंटेंस जो प्रोपोजिशन फिक्रा है वो ठीक होगा या गलत, इसे बुलियन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशन। सम फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम, यानी मैं बोर्ड में A+ लूँगा, या वो लेगा या नहीं लेगा, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, तीसरी तो नहीं है। आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। हु आर यू, ये बुलियन नहीं है, ये सारी बुलियन जिन यानी एक पॉसिबिलिटी है। आप किसी को बोलें हु आर यू, अब वो कहेगा कि मैं ठीक हूँ, या वो कह सकता है मैं थोड़ा ठीक हूँ, या वो कहेगा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, या वो कहेगा कि मैं थोड़ा कभी ठीक रहता हूँ कभी बीमार रहता हूँ। तो ये बुलियन तो ना हुआ। बुलियन में सिर्फ दो होते हैं, ठीक है। तो क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ये भी बुलियन नहीं है। हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं दरवाज़ा बंद कर दो, वो बंद ही करेगा। ऐसा तो ना हो सकता हम उसे कहें कि दरवाज़ा खोल दो, वो दरवाज़ा बंद कर दे। ये एक ही है कि दरवाज़ा बंद कर दो, सिर्फ बंद कर दो, ये बुलियन है, ठीक है। ऐसे नहीं बुलियन होगा। अब नीचे देखें ट्रुथ वैल्यू क्या है। एवरी प्रपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यूज़, यानी हर प्रपोजिशन की दो वैल्यू होती हैं, या गलत या फॉल्स, उसे हम ट्रुथ वैल्यू कहते हैं। ट्रुथ वैल्यूज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस और फॉल्सिटी ऑफ ए प्रपोजिशन, या वो सही होगा या गलत होगा, उसकी बेस पे हम उसे फाइंड करते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिक ऑपरेटर्स तीन किस्म के होते हैं कंप्यूटर में, उर्दू में इन्हें मुंतकी ऑपरेटर कहते हैं, यानी एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। सिंपल सा फंडा है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड ऑपरेटर का आपने मतलब समझना है कि ये ज़रब है, और आर ऑपरेटर का मतलब समझना है ये जमा है, और नॉट ऑपरेटर का मतलब ये यानी उल्टा है। अब दूसरा आप क्या समझ सकते हैं, आर ऑपरेटर आपने समझना है या दोनों में से एक। एंड ऑपरेटर आप समझ सकते हैं कि एंड दोनों, ये भी और ये भी। एंड का मतलब और होता है ना, ये भी और ये भी। नॉट का मतलब नहीं। इनका नाम ही बताता है कि ये क्या है। समटाइम्स वी असेंबल मोर देन वन प्रपोजिशन टू मेक
वन proposition called a compound proposition. For example, if you want to following two proposition, today is Monday, I am in school. कहते हैं कि जब हम एक दो या दो से ज़्यादा proposition को आपस में जोड़ के एक बनाना चाहें यानी उनका रिजल्ट एक में लेना चाहें तो हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अब देखें जी एंड ऑपरेटर। इफ़ वी यूज़ एंड ऑपरेटर टू कन्वर्ट टू और मोर proposition, then compound proposition is true only if all connected proposition are true। यानी जितनी हम प्रपोजिशन जोड़ेंगे कंपाउंड करेंगे वो सारी ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू होगा। एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय डॉट। एंड ऑपरेटर को डॉट से जाहिर करते हैं। सिंपल इट मीन्स दैट पी एंड क्यू मे बी आल्सो रिटन एज पी डॉट क्यू। ठीक है, यानी इसमें अगर दो या दो से ज़्यादा जितनी भी हम प्रपोजिशन ऐड करें वो सारी ट्रू होंगी तभी जवाब ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। आर ऑपरेटर में क्या है, इसको हम पॉजिटिव के जो जमा का निशान है इसे ज़ाहिर करते हैं। इसमें दोनों में से जितनी चार है पाँच हैं उनमें से एक भी ठीक हो जाएगी ना तो जवाब ठीक समझा जाएगा, जब सारी गलत होंगी तो जवाब गलत समझा जाएगा। और नॉट ऑपरेटर क्या है, इसे माइनस के निशान से हम ज़ाहिर करते हैं। ये ट्रू होगी अगर उसे फॉल्स कर देगा, जो फॉल्स होगी उसे ट्रू कर देगा यानी उल्ट कर देगा। ठीक है, इसका इतना ही काम है। आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम इधर लिखा है ट्रूथ टेबल कि व्हाट इज़ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ए ट्रूथ टेबल इज़ यूज टू चेक वेदर ए प्रपोजिशन ट्रू और फॉल्स। यानी ये चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि एक प्रपोजिशन है सही है या गलत। यूजुअली इट इज़ यूज टू चेक द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए प्रपोजिशन वेयर सम लॉजिक ऑपरेटर्स is used. In following we discuss the truth tables of and or not operators। ये नीचे आप इसका वर्किंग खुद चेक कर लें, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आगे हम जो ला करते हैं वो आप कर लें, ये आपका सारा उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज़ इसमें है वो है ये लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। Laws of Boolean algebra. The laws of Boolean algebra help us to simplify complex Boolean expression. Some laws are discussed in the following। कि इनका फ़ायदा क्या है, जो बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन होती हैं बूलियन एक्सप्रेशन उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम छोटा बना सकते हैं इन लॉज की मदद से। पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर टू एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रपोजिशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। So A dot B is equal to B dot A, the order in which two variables are added and makes no difference, same likes पॉजिटिव। कहता है कि अगर दो प्रपोजिशन है उनका ऑर्डर चेंज कर दें, उनको आगे पीछे लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बूलियन एक्सप्रेशन को, वो चाहे जमा हो रही हो या ज़रब हो रही हो, यानी उनमें डॉट ऑपरेटर हो या नॉट ऑपरेटर हो। ये नीचे टेबल भी उसने बना के दिखाया है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे है। ये ऐसे है, ये कम्यूटेटिव लॉ है कि अगर हमारे पास ए हो और बी हो, दो वेरिएबल, उसके हम ए के नीचे लिख लेंगे 2 0 और 2 1 और आगे बी के लिखेंगे 0 1 0 1। अगर हम इंग्लिश में लिखें तो हम 0 को लिखते हैं एफ़, टी को लिखते हैं 1, ठीक है, 1 को लिखते हैं टी, तो एफ़ एफ़ टी टी एफ़ टी आ जाएगा। फिर हम करके देते हैं ए प्लस बी यानी ए और बी। अगर 0 और 0 दोनों को जमा करें तो 0 ही बनता है ना, तो 0 आ गया, यानी f प्लस एफ इज़ इक्वल टू एफ। 0 और 1 को जमा करें तो वो 1 बनता है, तो ये इधर मैंने 1 लिख दिया, यानी एफ टी होगा जब वो ट्रू होगा, एक भी ठीक हो जाएगा, ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा। 1 0 1 1 आ गया, 1 1 1 दोनों ठीक है। अगर एक भी ठीक हो जाए तो हमें ठीक करना था, दोनों ही ठीक है, इसलिए 1 1 1 होता है। मैथ के हिसाब से 1 + 1 2 होता है, लेकिन ये बुलियन है, ये हमने देखना है कि 1 + 1 हमने एक ही 1 लिखना है, यानी ठीक है, ट्रू है। और b जमा a करेंगे तो 0 0 0 0 0 1 0 1 सेम आ जाएगा। ऐसे ही जब डॉट करेंगे यानी आर ऑपरेटर एंड ऑपरेटर लगाएंगे इनमें, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, यानी एफ टी इस बार 0 ही होगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, यानी टी होगा। जब सारे ठीक होंगे, सारे ट्रू होंगे तभी जवाब ट्रू आएगा। ऐसे बी डॉट ए करेंगे तो सेम आएगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों देखें सेम है, तो इसका मतलब ये होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए
बी डॉट ए और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ यही है कि इनका ऑर्डर चेंज करने से ये बराबर ही रहती है। आगे दूसरा लॉ चेक करें, ये एफ टी पी के हिसाब से किया हुआ है, वो मैंने 0 1 आपको समझाने के लिखा था, इससे आपको शायद इजी समझ आ जाए। ठीक है, आप एफ टी से करें या 0 1 से करें, पेपर में दोनों ही ठीक समझे जाएंगे। आगे लिखा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? दिस इज़ for several variable according to this law there is no change in result in if a grouping of expression is changed. This law is quite same in the case of and or operators। यानी एंड और आर ऑपरेटर में अगर हम पहले दो वैल्यूज़ को जमा कर लें फिर उसमें तीसरी जमा करें, और पहले अगर एंड वाली दो जमा कर लें फिर उनमें पहली जमा करें, तो ये जवाब दोनों सेम ही आएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे ही कि पहली दो वैल्यू को ज़रब दे लें फिर तीसरी के साथ ज़रब दें, या पहले दोनों तीसरी को ज़रब दे लें फिर पहली के साथ ज़रब दें, तो ये जवाब भी सेम आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? ये टेबल बना हुआ है, टेबल बना है ये एफ टी के लिहाज से, तो 0 1 के लिहाज से कैसे करेंगे? इसमें 3 वेरिएबल हैं, मैं एक ही प्रूव करूंगा। चलो पहला प्रूव कर देता हूं, जो है a जमा बी। पहला एसोसिएटिव लॉ ये था कि इसमें लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ। इसमें लिखा हुआ था कि उसने कि अगर हम पहले a जमा बी को ऐड करें और फिर उसमें c ऐड करें, ये बराबर आना चाहिए कि अगर पहले b और c को ऐड कर लें। ये सिंपल सा लॉ था। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3 हैं, a b c। तो इसका टेबल हम कैसे बनाएंगे कि हम इधर लिखेंगे a b एंड c। a के नीचे हम लिखेंगे 4 0 1 2 3 4 और फिर 4 1 1 2 3 4। फिर b के नीचे 2 0 फिर 1 1 0 0 1 1। c के नीचे 0 1 0 1 0 1 0 1। 2 के लिए वैसे बनाना है, जब 3 आ जाएंगे तो आपने टेबल ऐसे बनाना है। इधर मैं लिखता हूँ a जमा b, a जमा। अब a जमा b को जमा करता जाऊंगा, ये 0 आ गया 0 आ गया, ये 0 1 1 नहीं होता है, 0 1 1 नहीं होता, ये सारे 1 हैं, तो ये 1 1 1 1 आ जाएगा। अब मैं अगर करूँ b जमा c, b जमा c ये है, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये दोनों 0 हैं तो इधर 0 आ गया, 0 1 1 1 0 1 1 1 1 आ गया। ये मैंने कर दिया। और इसके बाद मैं करता हूँ अब ये सारा कि a प्लस बी करूँ, इसके साथ प्लस सी करूँ। a प्लस बी मेरे पास ये है और c मेरे पास ये है, इन दोनों को प्लस करना है। 0 0 0 आ गया, 0 1 1 आ गया, 0 1 1 नहीं होता है, 1 1 1 नहीं होता है, 0 1 1 होता है, 0 1 1 0 1 1 1 1 1। अब मैंने करना है ये वाला a प्लस बी प्लस सी। अब मेरे पास b प्लस सी तो ये है और a मेरे पास ये है। 0 0 0 आएगा, इधर 0 1 1 आ जाएगा, ये तीनों 1 है तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि आर ऑपरेटर में एक ही होना चाहिए बस, सही। तो ये तीनों भी ठीक है, ये भी तीनों ऐसे ही लिख लेता हूँ। अब इसको कंपेयर करके देख लेता हूँ, इधर 0 है और इधर 1 है तो ये 1 नहीं आएगा। ये चेक करें, ये दोनों सेम है ना, ये और ये, यानी ये और ये सेम है, तो ये हमने प्रूव कर दिया ट्रुथ टेबल के ज़रिए। ऐसे ही अब इनके दरमियान डॉट यानी एंड ऑपरेटर लगा के करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। मुश्किल नहीं है, ये एफ टी पी यानी 0 1 नहीं है, आप देखें इसे गौर से, ये वही बनेगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांट दो, तकसीम कर दो।
ए डॉट अगर हो ए डॉट बी जमा सी तो ये बराबर होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और अगर हो ए प्लस बी डॉट सी ये बराबर होगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये सिंपल है। अगर इधर आएगा ना डॉट तो ये नेक्स्ट दोनों हैं उनके भी सेंटर में डॉट आएगा, और जो अलामत इनके दरमियान है वो इनके सेंटर में आ जाएगी। इस बार इधर प्लस है तो इनके सेंटर में प्लस आ गया, और जो इनके दरमियान है वो भी इधर आ गई। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना, ये आप इजीली याद कर सकते हैं। आपने बस इन दोनों को प्रूव करना है बराबर, वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था कि ये समझ लें 0 1 लिखे हुए हैं सारे। फिर ऐसे ही सबसे पहले बी जमा सी निकाल लिया, फिर ए डॉट बी निकाल लिया ये वाला, फिर ए डॉट सी निकाल लिया ये वाला, फिर ए डॉट बी जमा सी ये प्रूव कर दिया, फिर ऐसे ही ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ये प्रूव कर दिया। ये ए डॉट सी है, ये डॉट बी है, इन दोनों को मिला के यहाँ प्रूव कर दिया है। ऐसे ही आप ज़ वाला कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। आप एफ़ की जगह 0 और टी की जगह 1 लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा, वो भी बिल्कुल ठीक होगा, पेपर में ठीक समझा जाएगा।